नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ हैं अचल। आज बात करते हैं जो हंगामा सुबह से ही बरपा है। आखिर सीबीआई की टीम पहुंच गई, लेकिन सीबीआई की टीम पहुंच तो गई मनीष सिसोदिया के घर, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको मिला क्या? क्या ये सिर्फ शगुफा है या सिर्फ टीवी के लिए एक विजुअल स्टोरी है कि लोग देख रहे हैं सीबीआई की टीम अंदर खड़ी है? आखिर दस्तावेज कौन से लेने आई है? क्या वो दस्तावेज मंत्री साहब ने संभाल के रखे होंगे? ये ऐसे तमाम सवाल है जो खड़े हो गए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या शराब नीति को लेकर जो हंगामा बरपा है, क्या वाकई दिल्ली में शराब घोटाला हुआ? क्या सरकार ने लाइसेंस फीस माफ कर दी जबकि वो ऐसा नहीं कर सकती थी? क्या लाइसेंस फीस इसलिए माफ की गई क्योंकि सरकार चाहती थी कि किसी कंपनी का नुकसान ना हो, या उसकी आर्थिक स्थिति का उसने ध्यान रखा? इंटेंशन क्या थी सरकार की? ऐसे तमाम सवाल है जो खड़े हो गए, और ऐसे में ऑब्वियसली ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। पहले खबर पर आता हूं। सुबह सीबीआई की टीम पहुंची मनीष सिसोदिया के घर पर। हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए मच गया क्योंकि हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आएगी सीबीआई की टीम, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, एलजी ने सिफारिश की थी। एलजी ने उस रिपोर्ट का हवाला दिया जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 144 करोड़ रुपए की जो लाइसेंस फीस थी, अब वो ये क्लियर नहीं किया कि वो एक वेंडर की थी या कई वेंडर्स की थी जिनको माफ किया गया। 30 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर वेंडर की बात है, उसको माफ किया गया। कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को के बावजूद उनको ठेके दिए गए। कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज थे, उनके कार्टेल्स थे, उन्होंने अपनी एक तरह से कहा जाए कि डमी कंपनी बनाकर आपस में ही वो सेटिंग करते रहे और सरकार को चूना लगाया। ये सरकार को ये सब बातें पता थी। सरकार का कहना था कि 9,000 करोड़ का उनको फायदा होगा अगर ये नई शराब पॉलिसी लागू हो जाती है। लेकिन ये शराब पॉलिसी 1 साल चली, अब इसको निरस्त कर दिया गया है, पुरानी शराब पॉलिसी लाया गया है। दिल्ली में अब तक करीब करीब 6,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन जो नई पॉलिसी आई थी पिछले साल यानी 2021 में, नवंबर के महीने में, यह अनुमान था कि 1 साल ये पॉलिसी रहेगी तो इससे 9,000 करोड़ का फायदा होगा, करीब करीब 3,000 करोड़ का ज्यादा फायदा होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं मुद्दों पर। अचल, जिस तरह से पूरा यह मामला हम देख रहे हैं, जहन में क्या सवाल सबसे पहले आता है? सर देखिए, जहन में सवाल सिर्फ एक आता है कि भाई शराब कोई अच्छी चीज तो है नहीं। अगर हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शराब बैन है, शराब पर पाबंदी है। तो ये दिल्ली पर क्यों नहीं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अचल ने कि दिल्ली में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है। आखिर मजबूरी क्या है सरकार की? मजबूरी ये है अचल कि बहुत मोटा राजस्व आता है, और जब बहुत मोटा राजस्व आता है तो वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट वर्क में लगता है, आम आदमियों का भलाई होती है। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। यहां तो सरकार के कुछ मंत्री, या ये आरोप है कि कुछ मंत्रियों की एक तरह से कहा जाए वेलफेयर हो रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो सेटिंग के चलते तमाम चीजें हो रही है। और ये सवाल मुझे याद है, एक बार शीला दीक्षित सरकार जब थी दिल्ली में, तब भी पूछा गया था कि आखिर शराब पर बैन क्यों नहीं करते, डर लगता है? तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अगर शराब पर बैन हो गया तो ये भी कहा जाता है कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि हमने देखा बिहार में कई जगह ब्लैक मार्केटिंग हुई, कई लोग उसमें मारे गए। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है, जो आरोप लगाए हैं उन पर आता हूं। सबसे पहले तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी ने आज सुबह, और इससे पहले भी लगाए हैं, कि दरअसल ये जो पॉलिसी है इसमें घोटाला कैसे हुआ है। सबसे पहला घोटाला मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए का फायदा शराब के कारोबारियों को पहुंचाया गया। अभी कौन कौन से शराब के कारोबारी है अचल, इसका पता लगना चाहिए। इसका पता बिल्कुल लगना चाहिए। अगर ये आरोप लगाया गया है, सीबीआई की जांच चल रही है, अगर हुआ होगा तो जांच में ऑब्वियसली बात सब सामने आ ही जाएगा सर। इसके अलावा जो ये कंपनीज हैं, इनके ऑनर कौन थे, और ये जो पैसे इनको फायदा पहुंचाया गया, ये कहा गया कि इनकी लाइसेंस फीस जो है वो हमने माफ कर दी, 144 करोड़ रुपए का, जिससे उनको जो है वो फायदा हो गया, मुनाफा हुआ, सरकार को नुकसान हो गया। और सरकार को नुकसान उस दौर में हो जब कोरोना का टाइम था। मतलब सोचिए, ये दलील दी गई। जैसा आप अचल ने भी बताया कि ये पता होना चाहिए कि भाई गहनता से इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि सरकार क्या ये फैसला ले सकती है, क्या लाइसेंस फीस माफ करती है। ये भी एक अपने आप में डिबेटेबल क्वेश्चन है, बिल्कुल सर, कि क्या कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे सरकार की तरफ से दलील आती है, जी हम कर सकते हैं, हमारा राइट है। यहां एक और इशू हुआ, कुछ जो अप्रूवल आने थे, यानी जो कैबिनेट नोट भेजा जाना था एलजी को, वो नहीं भेजा। एलजी को सामने रखे बात नहीं की बेसिकली। अभी आपका राय नहीं ली गई कि भाई इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीधा इसको अप्लाई करने में चले गए वो लोग। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अब ये आरोप लग रहा है कि कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। तो भैया कौन सी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? पहला इसमें नाम दिया जा रहा है खाऊ गली कंपनी है,
जिसको 2 जोन में ठेके दिए गए। अब सवाल ये भी है कि दोस्तों क्या वाकई ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, ये ब्लैकलिस्टेड क्यों हुई थी, क्या सरकार ने दिया जो आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए और सीबीआई यकीन मानिए दोस्तों ये तमाम चीजों पर ही इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सारे जो पैसा कमाया, एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि सरकार की तरफ से मुनाफा कमाया गया उनको, तो वो सबके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा, या 2 नंबर की तरह पड़ा होगा अपने घरों में, या उन्होंने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, या उनके किसी और खास के अकाउंट में आया होगा, या कोई प्रॉपर्टी ली गई होगी, व्हाटएवर। बिल्कुल। तो ये तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएंगी कि भैया कौन सी कंपनी है, किसको कितना फायदा हो रहा है, किस तरह का फायदा हो रहा है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट जो आज सीबीआई पहुंची, क्या लगता है सारे डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया के घर में पड़े होंगे? आखिर क्या करने गई, क्या पेपर लेने गई? सही तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन इसमें गुनहगार है, कौन नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट मिलते भी हैं, नहीं मिलते, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। भाई वो एक्साइज मिनिस्टर है, उनके पास तो ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे कि हमने फलाने को ठेका दिया, फलाने को दिया, फलाने को दिया, इससे इतना रेवेन्यू आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, सारा बैलेंस शीट। अब किससे कितना आना है नंबर 2 का, वो तो कोई नहीं रखता सर, सिंपल सी बात है। अपने घर में कोई समाज के रखा कि मुझे इस बंदे 100 करोड़ लेने, नंबर 2 के आएंगे, यहाँ जाने वहां जाने, कौन रखता है इसका हिसाब? तो सीबीआई वहां जो गई वहां पे, वहां क्या करने गई है? वो जो डॉक्यूमेंट ढूंढने गई है, क्या वो डॉक्यूमेंट वहां मिल भी पाएंगे, या क्या वो डॉक्यूमेंट असल में है भी, या सिर्फ एक ऐसी आरोप लगाया जा रहा है? ये भी एक दोस्तों बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या वाकई सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है? क्योंकि केजरीवाल सरकार की माने तो उनका साफ साफ कहना है कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है, मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ी है, और यही वजह है कि पहले सत्येंद्र जैन को ईडी का जो हवाला देकर उनको अरेस्ट कराया गया, अब मनीष सिसोदिया की बारी है। तो क्या अचल ये एजेंसीज जो हैं, ये जो एक शगुफा बुलाता है जी, ये तो अब तो इनकी एजेंसी हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये होता भी है, या ऐसी सिर्फ हवाई बातें हैं? सर देखिए, जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, सारे वहां पर टैक्स होते हैं जो काम करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता हो। लेकिन जब जैसा लोग बात कहते हैं, देखिए आरोप तो लगाने को आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप किसी को कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि 100 मुंह होते हैं, 100 बात होती हैं, और वो सच है कि नहीं वो बात अलग होती है। और जिस तरह की बातें अब ईडी के बारे में कही जा रही है, देखिए दोस्तों, केजरीवाल सरकार भी एट द एंड क्या बोलती है कि कोर्ट पर हमें विश्वास है। मतलब कोर्ट को वो मानते ईमानदारी का संस्थान है कि भैया यहां जाकर कम से कम न्याय हो जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जो आरोप लगाने आप लगाइए, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बात करेंगे। ये एक अपनी शगुफा बहुत सुना होगा, हमेशा हर सरकार ये बोलती है। सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए ईडी की गलती होगी तो ईडी को फटकार लगेगी, लेकिन अभी तक तो फटकार लगा ही नहीं सत्येंद्र जैन की केस में। सत्येंद्र जैन को बेल जरूर मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि भैया ये जांच जीरो है, ये सब बेकार इन्वेस्टिगेशन थी, ये कौन ले आए, ये क्या आरोप है। यानी कहीं धुआं था तो आग लगी थी वहां पर, ये कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आरोपी जो है उसको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वहां इतने बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जो इसी बात पर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कोर्ट्स में कि भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, आपको नॉलेज थी नहीं थी। अब मान लीजिए किसी के अकाउंट में, इनके जानकार के अकाउंट में, सत्येंद्र जैन की बात कर रहा हूं, कोई पैसा ट्रांसफर हुआ और सत्येंद्र जैन की उनसे दोस्ती है या उनका कोई वो रिश्तेदार है। अब अगर ये आरोप लगाया जाए कि सत्येंद्र जैन जो है वो इसमें शामिल होंगे और वो उनको पता था, तो भैया सत्येंद्र जैन तो एग्री करने नहीं वाले इस चीज से, कोई भी एग्री नहीं करेगा, कोई भी सिंपल सी बात है। तो ऐसे में अब एजेंसी के लिए ये कोर्ट को समझा पाना कितना मुश्किल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि अगर, जैसा मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा धुआं है, यानी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया बिल्कुल आपने जीरो इन्वेस्टिगेशन करके किसी को अंदर डाल दिया। कुछ ना कुछ तो है जो हमें लगता है, लेकिन अब वो कितना है, कुछ ना कुछ, क्या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। अब यही बात हम करते हैं सिसोदिया जी की, जो तमाम बातें बोली जा रही, एक्साइज मिनिस्टर थे, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास होंगे, भैया कौन सी कंपनी का टेंडर आया, किसको कितना दिया गया, कितनी लाइसेंस फीस ली गई, इस कंपनी का एसेट्स क्या है, इस कंपनी के किस अकाउंट में पैसे, किस अकाउंट से ट्रांसफर हुए, ये तो सारी जानकारी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ऐसे में जो 144 करोड़ रुपए माफ किए गए, क्या वाकई उसकी कोई एंट्री होगी? अच्छा सर देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि एंट्री होगी या नहीं होगी, या लिए भी है नहीं भी लिया, केस असली है या आपका फर्जी है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज सुबह ही सोशल मीडिया हैंडल पे मनीष सिसोदिया ने अपना एक प्रॉपर वो किया है, तो उन्होंने उसमें बताया कि हम
कट्टर ईमानदार हैं। हमारी सरकार ईमानदार है, हम देश के लिए काम करते हैं, हम मासूम बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं, और हमें हमारा जो काम है इसकी पूरे देश में नहीं बाकी देश के बाहर भी हर जगह वाहवाही हो रही है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे आरोप लगा रही है जिससे हम इस काम को रोक दें, ये हमारा काम रुक जाए, इसमें कुछ आधा आ जाए। लेकिन आपको बता दें काम नहीं रुकेगा, हम देश के लिए काम करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए हम अपने कार्य करते रहेंगे। और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के मेरे ऊपर, या अगर हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करें तो उन पे भी ऐसे आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं जिससे काम को रोका जाए। नहीं, लेकिन इसमें बात एक सही है जो मेरे जहन में आ रही है, वो ये आ रही है ना कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बिल्कुल जीरो, अगर आप बिल्कुल क्लीन चिट हैं तो आप यकीन मानिए कोर्ट 1 मिनट में आपके फेवर में आता है। और कोर्ट, क्योंकि मैं कोर्ट बहुत कवर करता था, बहुत सारे मैंने केसेस कवर किए हैं, ऐसे में कोर्ट भयंकर फटकार लगाता है एजेंसी को कि आपने अरेस्ट कैसे कर लिया। किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा एविडेंस की आवश्यकता होती है, किसी को भी बिना, और खासकर अगर ईडी अरेस्ट करे या सीबीआई अरेस्ट करे, आप सोचिए ये बड़ी एजेंसीज हैं, मैं छोटी एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा, कई बार अपवाद भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि अरेस्ट तभी किया जाता है जब बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आए। तो देखना होगा कि इसमें क्या कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आया है नहीं आया, क्योंकि ये जो तमाम एंट्रीज है ना दोस्तों, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एक मेरा दोस्त है, उसने एक शख्स को रिश्वत दी, तो उसने मुझे बताया कि मैंने रिश्वत ना ऐसे नहीं दी। मैंने कहा मतलब कैसे दी आपने? कहता मैंने दी अपने एक दोस्त को, उसने उस आगे दोस्त को दी और उस दोस्त ने उसको रिश्वत दी, काम मेरा था। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, रिश्वत तो ऐसे ही दी जाती है सर, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो तो आता नहीं है सामने कभी, और इन रिश्वतों की कोई एंट्री तो होती नहीं है। तो ऐसे में घर में ये संभाल के रखे नहीं जाते हैं। अर्पिता वाला केस में जरूर हमने देखा, या कुछ और केसेस में देखा, लेकिन हर कोई शख्स अपने घर में संभाल के तो नहीं रखता इस तरह की कैश। तो आखिर अगर इतना फायदा किसी को पहुंचाया गया है तो भैया वो पैसा कहीं तो जाएगा, या उस पर सोता होगा, या कहीं छुपाता होगा, या कहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये सीबीआई के लिए बहुत आसान गेम नहीं होगा, इस तमाम चीजें करना। आपको क्या लगता है? चलो, जैसे आपने बताया कि आपने अपने एक दोस्त की स्टोरी बताई, मैं बताना चाहूँगा। हाँ। कोरोना के टाइम में हमारे एक अजांग हारी में है, तो उन्हें किसी को 10 लाख रुपए की रिश्वत देनी थी। ठीक है। अब भाई रिश्वत दे तो दे कैसे? अब ये टाइम ऐसा था जहाँ पर आपका नोट बंदी भी हुई थी। सही बात है। तो कैश तो है ही नहीं, और कैश है भी देने में होता है भाई इससे थ्रू दे, उसके थ्रू दे कैसे? तो उन्होंने क्या किया, सोना लिया रॉ, वो लिया और वो उसको आगे दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि रिश्वत आप सिर्फ कैश में ही दे सकते हैं। हाँ, ठीक बात। रिश्वत आप अलग अलग तरीके से भी दे सकते हो रिश्वत। ठीक बात है। जिसमें ये कि ना सबूत, ना कुछ, ना कोई पेपर, ना कुछ आएगा, ना ये कि आपके अकाउंट में आ रहा है, कुछ शो ही नहीं होगा उसमें। और वो ऐसी भी जगह है कि आराम से रखा भी जाएगा। हाँ, मतलब अगर आप इतने से भी बात करें, 8-10 लाख में इतना भी अगर आ रहा है आपको, मान लीजिए, कहाँ पता चल रहा है? कहीं भी दबा दो उसको आप। तो ये तरीके हैं रिश्वत, मतलब जो लोग करते हैं। सब तरीके तो एक से एक है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरीका है। नहीं, तो ये बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बात अचल बता रहे हो। ये सब लोगों को पता भी है खैर कि किस तरह से, क्योंकि कोई भी जो रिश्वत लेता है देता है वो सामने नहीं आता, उसको डर होता है कि वो पकड़ा जाएगा। वो जिसको देता है वो आगे किसी और की चेन बनाता है, वो आगे चेन बनाता है, वो आगे चेन बन के इस तरह से दी जाती है। और ऐसे में आप यकीन मानिए कि कोई एंट्री तो होती नहीं। तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये क्यों मैंने मुद्दा उठाया, क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये जो तमाम बातें हो रही है कि 144 करोड़ का लाइसेंस फीस माफ की गई, 30 करोड़ की गई, पहले तो क्या कर सकती है नहीं कर सकती, उस पर डिबेट होगा। और अगर कर सकती होगी तो बात ही खत्म हो गई। फिर ये डिबेट होगा कि अगर माफ की गई तो क्या वाकई वो पैसा सारा उसको वापस दिया गया, या सरकार ने एज अ रिश्वत अपने पास रखा, फिर वो रिश्वत कहाँ गया और उसका अमाउंट। तो ये ऐसी तमाम चीजें, बहुत टेक्निकल चीजें हैं जिसमें जो सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और आगे देखेगी। तो सीबीआई का वहां पहुंचना, ये मुझे लगता है कि ठीक है पहुंचा, वो तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वहां जाकर, सबको पता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है, अगर वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे तो भैया वो तो सरकारी नोट में, सरकारी गैजेट में, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको ये पूरा रेड करके, पूरा ये करके थोड़ी होगा। वो जिसको जो डॉक्यूमेंट संभालना होगा वो संभालेगा, जिसको जो छुपाना होगा वो छुपा लेगा पहले, वो आपकी वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले से ही पता था सबको कि सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया, वो तो आएगी। अब आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन अभी आप देखेंगे कुछ देर तक चलती रहेगी, अचानक एक दिन आएगा, ऐसा हो सकता है, मैं मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अचानक ऐसा आएगा कि सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए, कि सीबीआई ने उनको कस्टडी में ले लिया, हो सकता है, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल भी कई बार बोल चुके हैं। तो ये बड़ा अजीब सी स्थिति है कि अब हंगामा इस पर इतना बरप रहा है। इसके पीछे क्या लगता है अचल, कोई राजनीति भी है? क्योंकि शुरुआत से ही केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा है।
सर देखिए, ये कहा जाता है अगर राज्य और सेंट्रल में एक ही सरकार होती है तो काम स्मूथ होता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है। अब यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, ऊपर से यहाँ पे आपका एलजी का सिस्टम आ गया है कि आप मुख्यमंत्री तो हो पर उसके बावजूद भी आप कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते हो। अगर आप कोई भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हो उसके लिए पहले आपको एलजी से बैठ के बात करनी होगी। अगर दोनों सहमत होंगे तभी आप आगे जाके उसको आप लागू कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी वहीं पर एंड हो जाएगी। तो ये बहुत चीजें हैं कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मतलब ठीक है, समस्या तो है। तो ये बात सही कही अचल ने, समस्या तो है, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेंड बना हुआ है और खासकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन भी नहीं अब कराएंगे, ये कराए भी नहीं एमसीडी के, फिर ये कहते हैं कि विधानसभा को भी भंग कर देंगे। उनको ये लगता है कि बीजेपी जो है वो हरा चुके हैं 2 बार और बीजेपी को इससे बहुत डर लग रहा है, तो अब वो केजरीवाल और उल्टा जो है आम आदमी पार्टी कहती है जी केजरीवाल की तो हर जगह मॉडल की तारीफ हो रही है, शिक्षा मॉडल की, तो वो तो पूरे देश में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में पैदा हो रहे हैं और वो एक तरह से थ्रेट है बीजेपी के लिए। तो ये तमाम ऐसी बातें जो है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई घोटाला हुआ है? अचल, हुआ है घोटाला? सर देखिए, मैंने बताया आपको, वो तो सर रेड के बाद भी पता चलेगा जब वहां पर रेड होगी। नहीं, रेड तो हो गई, रेड हो चुकी है, अगर एविडेंस निकलेगा, कुछ सबूत मिलेंगे तभी तक कर सकते हो। एविडेंस कौन से होंगे जो हमने डिस्कस किए, मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो सर अब आपका सीबीआई जानती है। चलिए, मैं चाहता हूँ व्यूअर्स इसमें कमेंट्स कीजिए, क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम एविडेंसेस की बात हो रही है ये मिलेंगे और या फिर ये क्रिएट किए जाएंगे? आपकी क्या नजरिया है दोस्तों, ये जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।